नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ ने CADS 500 कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा स्वदेशी ट्राइका कॉम्पैक्ट कार्बाइन मिलेगी। अब HAL MiG-29K के बेड़ों को स्वदेशी प्रणालियों के साथ अपग्रेड करेगा। प्रोजेक्ट 15B की दूसरी INS मोरमगांव डिस्ट्रॉयर का समुद्री परीक्षण हुआ शुरू। फ्रांस भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए हुआ सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र साल 2047 तक 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत डीआरडीओ ने नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली के जरिए 500 किलोग्राम के पेलोड को सफलतापूर्वक ले जाने की क्षमता का प्रदर्शन किया और ये परीक्षण उड़ान डीआरडीओ की आगरा स्थित प्रयोगशाला ADRD ने संचालित की और इसके तहत 500 किलोग्राम के पेलोड को उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। परीक्षण उड़ान के दौरान मालपुरा के ड्रॉप जोन में 5000 मीटर की ऊंचाई से कार्यप्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसे भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान AN-32 से पैरा ड्रॉप किया गया था और फिर ऑटोनॉमस मोड में पूर्व निर्धारित लैंडिंग पॉइंट पर ले जाया गया। सेना और वायुसेना के 11 पैराट्रूपर्स ने हवा में इसका पीछा किया और इसके साथ वो नीचे भी उतरे। इस प्रणाली का इस्तेमाल रैम एयर पैराशूट की युद्ध अभ्यास क्षमताओं का उपयोग करके पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिए किया जाता है और यह अपनी उड़ान के दौरान सभी जरूरी जानकारी के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। CADS अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट के साथ ऑपरेटिंग कंट्रोल प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थल की ओर अपनी उड़ान को ऑटोनॉमस रूप से संचालित करता है। तीसरे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में शामिल हुए देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जारी अस्थायी कार्यकाल का भी स्वागत किया। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री और कजाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इसके साथ ही विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद पर कड़ा विरोध भी जताया। भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच हुई बैठक में अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा की, साथ ही शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए समर्थन दोहराया। इसके आंतरिक मामलों में क्षेत्रीय अखंडता और गैर हस्तक्षेप के लिए सम्मान पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। भारत के द्वारा दिल्ली में आयोजित इस संवाद यानी कि इस डायलॉग में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। INS मोरमगांव जो कि दूसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के तहत और इसे मजगांव डॉक लिमिटेड तैयार कर रहा है। अब उन्होंने इसका सी ट्रायल यानी कि समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना में ये 2022 के मध्य तक शामिल हो जाएगा। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है वो है 7300 टन का यानी कि 7300 टन का। साथ ही इसमें नया डिजाइन कॉन्सेप्ट है और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसर्स लगे हैं, जिसमें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी लगाई गई है लंबी दूरी के लक्ष्य के खिलाफ। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारत फ्रांस के साथ जेट इंजन बना सकता है और ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान आया है कि फ्रांस इंजन बनाने के लिए राजी हो गया है और वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संयुक्त रूप से बनने वाला इंजन AMCA के मार्क 2 और TEDBF में लगाया जाएगा, यानी कि उनको ये पावर देगा। और ये जो नया कंसोर्टियम होगा इसमें DRDO, HAL और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होंगी जो कि फ्रांस के इंजन निर्माता सैफरान के साथ काम करेंगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है कि ये जो नया इंडो फ्रेंच इंजन प्रोजेक्ट है उसका ध्यान मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पर होगा और ये भारत का आने वाला एक प्लान भी है जिसे कुछ सालों में रोल आउट भी किया जाएगा। और इस बीच भारत एक नया इंटरनेशनल पार्टनर जो कि नए हाई थ्रस्ट इंजन तैयार करेगा AMCA मार्क 2 प्रोग्राम के लिए, उसे डिफेंस एक्सपो 2022 में उसका नाम उजागर करेगा और इस इंजन के लिए जो जॉइंट वेंचर बनेगा उसके बारे में 2022 के मध्य तक सबके सामने इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ब्रिटिश फर्म रोल्स रॉयस भी भारत के साथ इंजन बनाने के लिए तैयार है और ब्रिटिश फर्म रोल्स रॉयस ने भारत को एक अच्छा विकल्प भी दिया है जिसमें कि वो भारत को एक नए कोर सेक्शन का ऑफर कर रहा है जो कि भारत के लिए एक वेरीफाइड ग्रोथ करेगा 20% तक की और भारत इस इंजन का इस्तेमाल फ्यूचर के फाइटर जेट्स में भी कर पाएगा और भारत को नए इंजन और उसे अपग्रेड ऑप्शन के साथ
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलेगा रोल्स रॉयस के द्वारा। हालांकि दोस्तों फ्रांस की तुलना में रोल्स रॉयस बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है और हमें यही कहना चाहिए कि अगर हमें जॉइंट वेंचर करना ही है, क्योंकि एक तो कोर सेक्शन वो हमें दे रहा है वो भी नया, और दूसरा इसमें 20% की वेरीफाइड ग्रोथ भी है, और तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ साथ चौथा मैं कहूंगा कि अपग्रेड ऑप्शन है और इन्हें भविष्य के फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन रोल्स रॉयस के द्वारा भारत को दिया जा रहा है। तो भारत को इन सब ऑप्शंस को ध्यान में रखना होगा और तभी फ्रांस के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर्स इंजन पर फोकस किया जा रहा है, तो हो सकता है कि भारत हेलीकॉप्टर इंजन का निर्माण फ्रांस के साथ मिलकर करे। और वैसे भी शक्ति इंजन पर भारत ऑलरेडी फ्रांस के साथ काम कर ही रहा है। तो ऐसे में जो नया इंजन होगा हेलीकॉप्टर के लिए, जो कि भारत में ही बनेगा, और उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी फ्रांस के द्वारा दी जा सकेगी। और सबसे खास बात यह कि अगर हेलीकॉप्टर इंजन का भी हम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं तो इसमें भी मैंने कहा ना कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी और साथ ही साथ इनका प्रोडक्शन भी भारत में किया जाएगा। लेकिन अगर हम फाइटर जेट इंजन की तरफ जाते हैं साथ में मिलकर बनाने के लिए, तो उसका सबसे बेहतर ऑप्शन रोल्स रॉयस के अलावा और कोई नहीं दे रहा है। आपको दोस्तों क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आप क्या सोचते हैं कि किसके साथ जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है? मैं तो रोल्स रॉयस को ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर कुछ बातचीत होती है, कुछ खिचड़ी पकती है अंदर ही अंदर, तो हो सकता है कि शायद भारत फ्रांस के साथ जाए। लेकिन अगर भारत ने इन सभी पॉइंट्स को नेग्लेक्ट किया जो रोल्स रॉयस दे रहा है, तो शायद हमारे लिए चिंता बढ़ सकती है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों MiG-29K में जो रशियन सिस्टम्स लगे हैं उसके साथ अब भारत अपने स्वदेशी वेपन सिस्टम्स को लगाएगा और इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेड को रिसर्च डिजाइन सेंटर ऑफ HAL करेगा, जिसमें कि MiG-29K में स्वदेशी मिशन कंप्यूटर्स, स्वदेशी उत्तम रडार, लेजर पॉड्स, स्वदेशी हथियार जैसे कि अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम और नया लेजर गाइडेड म्यूनिशन इसमें लगाया जाएगा। और इन सभी सिस्टम्स के सफलतापूर्वक इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण करने के बाद इस फाइटर जेट की रेंज भी बढ़ेगी, डे और नाइट सिचुएशन अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इसकी रात में हमला करने की जो दक्षता है वो बढ़ेगी। और यही नहीं, इसके साथ इसकी एक्यूरेसी यानी कि सटीकता में भी सुधार हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिससे कि सुखोई 30 की जो लाइफ है वो और आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों हाल ही में स्वदेशी रूप से तैयार की गई तिरुचि असॉल्ट राइफल की मांग काफी बड़ी है। इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचि ने ट्राइका कॉम्पैक्ट कार्बाइन हथियार लॉन्च किया और अब इसकी जो 100 यूनिट्स है उनका एक ऑर्डर पूरा करने के लिए वो तैयार है, जिसे कि इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG को दिया जाएगा। नक्सलियों से निपटने वाले राज्य भी अपनी फोर्सेस को कॉम्पैक्ट 7.72 × 39 mm की कार्बाइन हथियार से लैस करने को इच्छुक है और ट्राइका कॉम्पैक्ट कार्बाइन टार राइफल का एक शॉर्ट वर्जन भी है, जिसकी रेंज एक सब मशीन गन से बेहतर है। ट्राइका का स्पेशल नोजल बूस्टर है, जिसमें कि इसमें फ्लैश को भी लगाया जा सकता है और इसकी आवाज भी काफी कम है। खास बात यह है कि ये एमुनेशन और मैगजीन का इस्तेमाल कर सकती है और एक और खास बात यह है कि इसके इंटरचेंजेबल पार्ट्स भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि केंद्र के द्वारा जारी किए गए मौजूदा सुधारों के साथ भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र का आकार मौजूदा 85,000 करोड़ से साल 2047 तक 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार काफी काम भी कर रही है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि 2022 में ये बढ़कर 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है और इसीलिए केंद्र सरकार ने 209 वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण लिस्ट को 1000 वस्तुओं तक विस्तारित करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।